नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड वेल्थ इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस समय आर्थिक असमानता ऐतिहासिक स्तर पर है। पिछले 100 साल में सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता इस समय भारत में है। इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ का जो 1% सबसे अमीर आदमी है, उनके पास यहाँ के कुल संसाधन, कुल प्रॉपर्टी, मतलब कि जितना भी भारत के पास रिसोर्सेज है, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, उन सब में 40% उनका, मतलब उनके पास 100 में से 40% उन्हीं के पास है। और यहाँ के जो सबसे गरीब 50% लोग हैं, उनके पास मात्र 6.5% ही हिस्सेदारी है उनकी यहाँ के टोटल रिसोर्सेज में, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, बिल्डिंग हो, या अलग अलग रिसोर्स को ले लीजिए। यानी कि इतना ज्यादा इनइक्वालिटी इस रिपोर्ट में बताया गया है। और ये इनइक्वालिटी है भी, ऐसा नहीं कि कई लोग इस रिपोर्ट पर ये सवाल खड़े कर देंगे। हालांकि इस रिपोर्ट पर सवाल तो खड़े किए ही जाएंगे, लेकिन मतलब कि अगर इस रिपोर्ट बायसनेस भी रहा तो कितना परसेंट बायसनेस रहेगा। कोई एक देश के लिए थोड़ी तैयार की जा रही है कि भारत की छवि खराब करने के लिए ये रिपोर्ट तैयार की गई है, या वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए। आपको बिना किसी बायसनेस के, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वर्तमान जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसे काफी ज्यादा पसंद करते होंगे, तो वो इस रिपोर्ट को काफी ज्यादा बायसनेस बताएंगे, ये राजनीतिक रूप से प्रेरित बताएंगे। वही में से कुछ लोग वर्तमान बीजेपी सरकार को नहीं पसंद करते होंगे, तो वो इस रिपोर्ट को काफी बेहतरीन बताएंगे। तो आप बिना किसी तरह के बायसनेस हुए इस रिपोर्ट को एक रिपोर्ट की तरह, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पूरे वीडियो को देखिए। हम आपके लिए वर्तमान बीजेपी गवर्नमेंट से लेकर के पिछले जो कांग्रेस गवर्नमेंट रही 60-70 सालों में, पूरा डेटा लेकर आए। हम पूरा जानेंगे कि भारत में किस तरह से आर्थिक असमानता का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और ये रिपोर्ट कोई भारतीय कोई एजेंसी नहीं तैयार की है, ये अमेरिका की एक एजेंसी है और सभी देशों के लिए ये तैयार करती है। तो बायसनेस अगर हो भी गया तो थोड़ा परसेंट होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि भारत के 1% जो अमीर है, रिच पर्सन है, उनके पास 40% यहाँ के प्रॉपर्टी, यहाँ के बिल्डिंग, यहाँ के रिसोर्सेज में उनका हिस्सेदारी है। और यहाँ के सबसे गरीब जो 50% लोग हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 6.5% यहाँ के प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, चाहे यहाँ का रिसोर्सेज ले लीजिए, यहाँ के जितने भी संसाधन हैं उनमें उनकी हिस्सेदारी। और इतना ही नहीं, अगर भारत इस समय 100 रुपया कमा रहा है तो उस 100 रुपया में 22.6 रुपया सिर्फ और सिर्फ 1% लोग कमा रहे हैं, यहाँ के जो रिच पर्सन है। और यहाँ के जो 50% जो गरीब लोग हैं, वो उस 100 रुपया में सिर्फ और सिर्फ 15 रुपया कमा रहे हैं। इतना इनइक्वालिटी इस रिपोर्ट में दिखाया गया है, और इतना इनइक्वालिटी है भी। आप खुद अपने आसपास में देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए, बिना किसी गवर्नमेंट के पक्ष विपक्ष को लेते हुए आप खुद एनालिसिस कीजिए। आपके इलाका में जो पुअर फैमिली रहते होंगे, जो गरीब लोग रहते होंगे, उनके पास कितना प्रॉपर्टी में उनकी अधिकार है। और जो रिच फैमिली है, अमीर लोग को ले लीजिए। भारत में तो 2-3 ऐसे बिलियनर है जो दुनिया के सबसे अमीर शख्स में आते हैं, टॉप 10 में, जैसे कि अंबानी को ले लीजिए, अडानी को ले लीजिए। इस तरह बहुत है, इन लोग के पास इतनी संपत्ति है कि वो दुनिया के सबसे अमीर रिच पर्सन में आते हैं। और कुछ लोग के पास तो इतना भी नहीं है कि वो 2 वक्त का खाना भी खा सके। तो आप लोग बिना किसी बायसनेस के, किसी रूप से, राजनीतिक रूप से बिना प्रेरित हुए, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए पूरा इस डेटा को देखिए जो वर्ल्ड वेल्थ इनइक्वालिटी के द्वारा जारी की गई है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। आपके सामने स्क्रीन पर एक ग्राफ दिख रहा होगा। इस ग्राफ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्लू लाइन जो है वो 50% गरीब लोगों की इनकम को दिखाया गया, और जो ये रेड लाइन है वो भारत के जो सबसे 1% रिच पर्सन है, अमीर लोग हैं, यानी 100 में जो सबसे अमीर 1% जो लोग हैं, उनको दिखाया गया। यहाँ पर देख सकते हैं, ये डेटा जो है, ये जो ग्राफ है, ये 2000 से लिया गया, क्योंकि 1990-92 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, उसके बाद से देश में आर्थिक असमानता का काफी स्तर लगातार तेजी से बढ़ता चला गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि मतलब 2014 से एक बैग आर्थिक असमानता बढ़ गई, ये भी बात नहीं है। बात 1992 से ही है कि जब से ही देश के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उस समय से ही देश में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन पिछले कुछ साल में ये बढ़ोतरी और तेजी रफ्तार से हुई है, और 2023 में ये अब तक के सबसे उच्चतम स्कोर पर है, पिछले 100 साल में सबसे ज्यादा है, और अपने ऐतिहासिक स्तर पर है। लेकिन इसकी शुरुआत 1992 से ही हो गई है। उससे पहले जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो उस समय भी देश में काफी इनइक्वालिटी थी, लेकिन
1950 से लेकर के 1980 के दशक तक देश में कुछ हद तक इनइक्वालिटी को कंट्रोल कर लिया गया। मतलब कि देश में जो आय में असमानता, प्रॉपर्टी में जो राइट में इनइक्वालिटी थी, उसे कंट्रोल कर लिया गया, कुछ हद तक कम हुआ। लेकिन जैसे ही फिर देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो ये आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई। और इस समय ये सिचुएशन है कि भारत के जो 50% गरीब लोग हैं, उनकी 100 रुपया अगर भारत कमाता है तो सिर्फ उनकी कमाई 15 रुपया है। और 1% जो यहाँ के रिच पर्सन है, अगर भारत पूरा 100 रुपया कमाता है तो उसमें उसकी कमाई लगभग 23 रुपया है। यही आज से 23 साल पहले 2000 में चले जाइए, 2000 के वर्षों से ये डेटा को दिखाया गया। 2000 में भारत के जो 50% गरीब लोग थे, उस समय लगभग 18-19 रुपया कमा रहे थे। 100 रुपया अगर भारत कमा रहा है तो, और 1% जो रिच पर्सन थे वो लगभग 15-16 रुपया कमा रहे थे। एक समय आया 2004 में कि दोनों की इनकम बराबर हो गई, लेकिन ये असमानता बढ़ता चला गया। यानी कि जो गरीब 50% लोग हैं वो लगातार नीचे चले आते रहे, और अमीर जो 1% लोग हैं वो लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन इसकी शुरुआत 1992 से ही हो गई, जैसे ही देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ। हालांकि इसका देश को काफी बेनिफिट मिला। आर्थिक उदारी के कारण ही देश में काफी तेजी से ग्रोथ रेट में देश का बढ़ा, देश में काफी तेजी से तरक्की हुई, मल्टीनेशनल कंपनियां खुली देश में। जो 1992 का दशक बताया जा रहा है, जब देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो भारत सरकार के पास जो दूसरे देश से सामान हम इंपोर्ट करते हैं, उसके इंपोर्ट का सिर्फ 13 दिन का बिल बचा हुआ था। फिर इंडियन सरकार ने अपने गोल्ड को गिरवी रख करके कर्ज लिया, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करके अपने जो आर्थिक नीति को खोला, ताकि जो विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में आए और व्यापार कर सके। यानी कि भारत में एक सुगम व्यापार का माहौल बनाया। तो यानी कि उससे बेनिफिट्स भी हुआ। लेकिन दूसरा तरफ यह भी है कि देश में आय में असमानता काफी तेजी से बढ़ी, और अभी जो देश में हालात है, यहाँ के 1% अमीर लोगों के पास यहाँ के 40% प्रॉपर्टी है। और यहाँ अगर भारत रोज 100 रुपया कमा रहा है तो उस 100 रुपया में से 23 रुपया लगभग 1% लोग कमा रहे हैं, और 15 रुपया यहाँ के गरीब लोग कमा रहे हैं। इतना इनइक्वालिटी इस समय, और इस इनइक्वालिटी में भारत टॉप पर है, क्योंकि अमेरिका दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में जो 1% रिच फैमिली है, अगर अमेरिका टोटल 100 रुपया कमाता है तो उसमें उसकी हिस्सेदारी 20.9%, मतलब 21 रुपया के करीब है। वहीं भारत के जो लोग हैं 1% अमीर लोग, उनकी हिस्सेदारी 23 रुपया के करीब है। तीसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील का 1% जो रिच लोग हैं वो 19.7 पैसा उनकी हिस्सेदारी है। चौथे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका के 1% लोगों की जो इनकम में हिस्सेदारी है वो 19.3% है। चीन 5वें पायदान पर है। चीन के जो 1% रिच फैमिली है, उनकी हिस्सेदारी 15.7% है। फ्रांस 6ठे पायदान पर है। फ्रांस के जो 1% रिच लोग हैं, उनकी हिस्सेदारी 12.7% है। यूके 7वें पायदान है। यूके के जो 1% रिच फैमिली है, उनका टोटल इनकम में हिस्सेदारी 10.2% है। तो यानी कहने का मतलब कि इनकम इनइक्वालिटी में भारत अभी टॉप पर है, भारत सबसे आगे है। भारत के 1% जो रिच लोग हैं वो देश के कुल कमाई में 22.6% हिस्सेदारी रखते हैं। वहीं भारत के जो सबसे लोअर फैमिली, मतलब गरीब 50% लोग हैं, वो कुल कमाई में सिर्फ और सिर्फ 15% हिस्सेदारी रखते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक और ग्राफ है, जो मतलब कि यहाँ के प्रॉपर्टी में उनके यहाँ के रिसोर्सेज में अधिकार को दिखाया गया है। ये भी डेटा 2002 से लेकर के 2022 तक का दिखाया गया है। यहाँ पर आप रेड कलर जो साइन है वो देख सकते हैं, 1% रिच फैमिली को दिखाया गया, और जो ग्रीन कलर जो साइन है ये 50% पुअर फैमिली को दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1% जो रिच फैमिली है, उनको 2002 के समय लगभग यहाँ के टोटल प्रॉपर्टी या मान लीजिए टोटल रिसोर्सेज में उनकी जो हिस्सेदारी थी वो 25% के करीब थी। मतलब कि भारत में कुल 100 रुपया है तो 25 रुपया 1% लोगों के पास, लेकिन वो अब बढ़ करके 39.5 मतलब अप्रोक्स 40 रुपया के करीब पहुंच गई है। यानी कि पिछले 20 साल के दौरान देश में इनइक्वालिटी काफी तेजी से ग्रोथ हुआ, इनइक्वालिटी काफी तेजी से बढ़ा है। यहाँ पर आप ग्राफ को देख सकते हैं कि लगातार वो ऊपर की ओर खसक रहे हैं। वहीं यहाँ के जो सबसे करीब 50% लोग हैं, उनकी हिस्सेदारी 2002 में लगभग 7-8 रुपया के करीब थी, और वो धीरे धीरे डिक्रीज होकर के अब 6.5% पर आ गई है। तो यानी कि जो 50% जो पुअर फैमिली है, उनकी प्रॉपर्टी में अधिकार या उनका संसाधन रिसोर्सेज में जो अधिकार है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, और रिच फैमिली का लगातार इंक्रीज हो रहा है। ये दोनों ग्राफ दिखा रहे हैं कि देश में लगातार आय में असमानता बढ़ रही है। लेकिन इस मामले में भारत
तीसरे स्थान पे, मतलब कि भारत से ज्यादा भी कुछ और देश है जहां पर इनइक्वालिटी है, लेकिन फिर भी भारत अमेरिका से पहले है। सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय संपत्ति में इनइक्वालिटी है वो दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका के 1% लोगों के पास वहां के 54.9% हिस्सेदारी है टोटल संपत्ति में, मतलब देश का जो कुल संपत्ति है उनमें आधा से ज्यादा हिस्सेदारी 1% लोगों के पास है। दूसरे नंबर पर इसमें ब्राजील है। ब्राजील के लोगों के पास 48% हिस्सेदारी है, 1% जो वहां के अमीर है, 1% अमीर लोगों के पास 48% वहां के टोटल संपत्ति में हिस्सेदारी है। तीसरे नंबर पर भारत है कि 1% जो अमीर लोग हैं उनकी हिस्सेदारी लगभग 40% के करीब है। चौथे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका के 1% जो रिच पर्सन लोग हैं उनके टोटल संपत्ति में हिस्सेदारी मतलब 34.9 अप्रॉक्स 35% के करीब है। पांचवें नंबर पर चीन है। चीन के जो 1% रिच फैमिली है उनकी टोटल संपत्ति में हिस्सेदारी लगभग 32.6% है। और छठे पायदान पर फ्रांस है। फ्रांस के 1% जो रिच फैमिली है उनकी हिस्सेदारी टोटल देश की संपत्ति में लगभग 24% है। और अंत में सातवें पायदान पर यूके है, यूनाइटेड किंगडम मतलब कि ब्रिटेन। उनके 1% जो लोग हैं जो रिच फैमिली है उनकी टोटल संपत्ति में हिस्सेदारी 21.1% है। तो ये है वर्ल्ड वेल्थ इनइक्वालिटी के आंकड़े। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं जारी किए जाते बल्कि सभी देशों के लिए जारी किए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि देश में जो आय में असमानता लगातार बढ़ रही है, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, अमीर के पास और पहले से ज्यादा रिसोर्सेज, संपत्ति, यहाँ की संपत्ति में अधिकार बढ़ रहा है, गरीब लगातार एकदम मतलब कि 5% पे कुछ दिन में खसक जाएंगे, कुछ दिन के बाद तो कहीं 2-3% पे नहीं खसक जाए। तो यानी यहाँ की आधी आबादी के पास सिर्फ 5 से 6% यहाँ के संपत्ति में, यहाँ के रिसोर्सेज में उनको अधिकार है। और यहाँ के जो रिच फैमिली है जो 1% है उनके पास यहाँ के 40% प्रॉपर्टी, संपत्ति, रिसोर्सेज में उनका अधिकार है, उनकी हिस्सेदारी है। तो ये काफी ज्यादा इनइक्वालिटी है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इस रिपोर्ट में एक सुझाव दिया गया है। यहाँ के जो सबसे अमीर 167 लोग हैं, मतलब कि यहाँ के जो सबसे धनी लोग 167 लोग हैं, उनके ऊपर 2% का अगर एक्स्ट्रा सुपर टैक्स लगा दिया जाता है तो देश की जो इनकम है उसमें 0.5% का इजाफा हो जाएगा। और यह देश में इनइक्वालिटी को कंट्रोल करने में काम करेगा, क्योंकि देश के इनकम में 0.5% का इजाफा हुआ तो उस पैसे को फिर जो यहाँ के पुअर फैमिली है, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा, उन पर खर्च किया जाएगा। वही अमीर के ऊपर से जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाएगा तो उनकी जो संपत्ति है वो भी थोड़ा कम होगी और उन्हीं पैसा को ये गरीब जो यहाँ के लोग हैं उन पर खर्च किया जाएगा। दूसरा एक पहलू यह भी है कि पिछले कुछ सालों में, खास करके 1992-90 के दशक के बाद से देश में इनइक्वालिटी फिर से बढ़ने लगी। आजादी के समय भी देश में काफी ज्यादा इनइक्वालिटी थी, लेकिन 1950 से लेकर के 1980 के करीब में लगभग देश में इनइक्वालिटी को कंट्रोल किया गया। लेकिन जैसे ही देश के अंदर एलपीजी रिफॉर्म आया, फिर से देश में इनइक्वालिटी बढ़ना चालू हो गया। तो पिछले 20 से 22 सालों में देश में इनइक्वालिटी काफी तेजी रफ्तार से बढ़ी और ऊपर से सरकार ने भी उन्हें सपोर्ट किया। यहाँ पर हमने गूगल किया और जानने की कोशिश की कि पिछले 5 साल, 2 साल, 3 साल में सरकार के द्वारा इन बिलियनरों का, इन जो प्रॉपर्टी है, इन लोगों का कितना रुपया माफ किया गया। तो यहाँ पर जो गूगल से जानकारी मिली है कि आरबीआई के आंकड़े के मुताबिक पिछले 3 वित्त वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 3.66 लाख करोड़ रुपया भारी भरकम कर्ज माफ कर दिया गया। वहीं वित्त मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि पिछले 5 वर्षों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ने लगभग 10.6 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। इनमें से लगभग आधे ऋण बड़े उद्योगपति और सेवा क्षेत्र के थे। तो यानी कहने का मतलब कि एक तो देश में पहले से इनइक्वालिटी बनी हुई है और ऊपर से सरकार ये बड़े बड़े उद्योगपति का कॉर्पोरेट लोन, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह को माफ कर रहे हैं। तो ये तो देश में और भी ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ेगी। हालांकि यहाँ पर रिकमेंडेशन किया जा रहा है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उन सब पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाइए ताकि उनका पैसा लेकर के गरीबों में बांटिए। और सरकार यहाँ पर इनकी कर्जे को माफ कर रही है तो देश में तो और ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ेगी। मतलब कि कर्जे को माफ करना एक तौर से उन्हें इतना पैसा देने के करीब बराबर हो गया। वहीं सरकार की तरफ से जो या कुछ अर्थशास्त्रियों की तरफ से जो तर्क दिए जाते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े जो बिलियनर है, जो बिजनेस करते हैं, उनके कर्जों को सरकार इसलिए माफ करती है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। और जैसे ही बिजनेस को बढ़ाएंगे या उन्हें सब्सिडी सरकार देती है करोड़ों रुपए का, तो उसका अंततः लाभ गरीब लोगों को होता है। उनका तर्क ये है
कि मान लेते हैं कि 100 करोड़ या 200 करोड़ सरकार उन्हें सब्सिडी दी या उनके कर्जे को माफ किया, तो उस 100-200 करोड़ का वो नया प्लांट बैठाएंगे, अपने बिजनेस को फिर और जगह विस्तार देंगे। इससे क्या होगा कि उस बिजनेस में काम करने वाले लोगों की कम मतलब जरूरत पड़ेगी, तो वो जो गरीब लोग हैं वो उसमें काम करने आएंगे, तो उनको इनकम का सोर्स जनरेट हो जाएगा। तो अंततः जो अमीर को दिया हुआ पैसा है वो रिच फैमिली, गरीब फैमिली तक उनका लाभ पहुंचेगा। लेकिन इसके जो दूसरे तर्क ये है कि आप कॉर्पोरेट के जो बड़े बड़े जो बिलियनर है उनको पैसा दे करके या उनको टैक्स ना माफ करके जो गरीब लोग हैं उनको ही डायरेक्ट लोन दे दीजिए या उनको ही डायरेक्ट सहायता दीजिए, वो खुद का बिजनेस खड़ा कर सके। हालांकि आप लोगों में से कई लोग कमेंट करेंगे कि अलग अलग राज्य में इस तरह की योजना चल रही है, जैसे कि मान लेते बिहार में ही युवा युद्धमी योजना करके ये जो यहाँ के युवा है उसे 10 लाख रुपया लोन दिया जाएगा यहाँ रोजगार खड़ा करने के लिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए। आप लोगों में से बिहार में होंगे तो बताइएगा कमेंट करके उसके जो प्रोसेस है वो कितना एक डिफिकल्ट है। मतलब कि एक गरीब घर का बच्चा जो जिसका राजनीति रूप से कोई पहुंच नहीं है, जिनको बहुत ज्यादा कहीं पे जान पहचान नहीं है, क्या वो इस लोन को अचीव कर पाएंगे? क्या वो 10 लाख रुपया लोन लेकर के बिजनेस खोल पाएंगे? यहाँ पर मतलब कि ये लोन भी उन्हीं लोग को मिल पा रहा है जिनका मतलब किसी न किसी रूप से राजनीति रूप से कहीं पहुंच है, मतलब किसी न किसी से उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तभी उन्हें ये लोन पास किया जा रहा है या लोन उन्हें मिल रहा है। मतलब कि हर जगह कहीं ना कहीं राजनीति रूप से उन्हीं लोग को फायदा मिल रहा है जो इसके एक्चुअली हकदार नहीं है। एक्चुअली हकदार जो लोग हैं उन्हें यहाँ तक फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा ही हर एक स्टेट में योजनाएं चलती है, लेकिन उसका लाभ कुछ ही लोगों को ही मिल पाता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का तर्क यह है कि सरकार जो इतने रुपये, इतने करोड़ रुपया का जो कॉर्पोरेट टैक्स के नाम पर इन लोगों के माफ कर देते हैं या इन लोगों को सब्सिडी देते हैं, तो इनकी जगह जो यहाँ के पुअर फैमिली है, यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो एमएसएमई सेक्टर है, छोटे नीचे के तबके के जो उद्योग है, उन सब पर फोकस करना चाहिए। मतलब इन लोगों को इकोनॉमिकली सपोर्ट्स देना चाहिए, सब्सिडी देना चाहिए, लोन देना चाहिए, ताकि अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सके। उस बिलियनर या उन जो बड़े बड़े उद्योगपति के यहाँ काम करके अपनी जिंदगी गुजारा करने की नौबत ना आए। बाकी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।